नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है द गोट लाइफ। ये मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है और उसी घटना को फिल्माया गया है। तो आप आगे जो कुछ भी देखोगे उसे ऐसे देखना कि किसी के साथ सत्य में घटित हुआ है। इस मूवी के लास्ट में कुछ लाइफ लेसन है जो सभी को जरूर सुनना और समझना चाहिए। यह मूवी नेटफ्लिक्स पर कई भाषाओं में रिलीज की गई है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होती है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी के शुरुआत में हम सऊदीया के एयरपोर्ट के अंदर नजीम और हकीम नाम के दो मलयाली लोगों को देखते हैं, जो कि एक बेहतर नौकरी और जिंदगी के तलाश में भारत से सऊदी अरेबिया आए थे ताकि वहां पे काम करके वो भारत में अपनी एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। जब वो डॉक्यूमेंट चेक करवा के बाहर आते हैं तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो जिस कंपनी के लिए काम करने आए थे उस कंपनी से उन्हें कोई गाड़ी लेने आने वाली थी, जो कि अब तक नहीं आई। काफी देर होने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आता और हकीम और नजीम को मलयाली होने की वजह से उन्हें सिर्फ मलयाली भाषा आती थी और हिंदी भी आती थी, तो वो भी टूटी फूटी हुई। सऊदी जैसी गल्फ कंट्री के अंदर केवल अरबी भाषा का इस्तेमाल हुआ करता, इसलिए वो किसी से बात करके हेल्प भी नहीं मांग रहे थे। पर किस्मत से उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी भाषा को समझ रहा होता है और वो उसकी मदद से उस कंपनी में कॉल करते हैं जहाँ पर वो काम करने के लिए आए थे, लेकिन उस कंपनी में कोई कॉल नहीं उठा रहा होता। तभी वो आदमी एकदम से बताता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को सऊदी में सारे ऑफिसेज बंद होते हैं। इस बात को जानने के बाद नजीम और हकीम एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई तो उन्हें लेने आएगा, और इंतजार करने में उन्हें वहां पर रात हो जाती है। तब वह अपनी तरह और लोगों को भी देखते हैं जो कि अलग अलग देशों से आए थे। खैर, अजीब बात यह है कि उन सभी लोगों की कंपनी उन्हें लेने आई थी, लेकिन नजीम और हकीम की कंपनी वाले लोग उन्हें लेने अब तक नहीं आए थे। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। खैर, अब बहुत ज्यादा देर होने के बाद वहाँ पर एक शेख आता है जिसको हम कफील जूनियर बुलाएंगे। कफील का मतलब होता है मालिक। वो वहाँ पर आकर नजीम और हकीम का पासपोर्ट चेक करता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। नजीम और हकीम को लगता है कि ये कंपनी का कोई मेंबर है जो उन्हें लेने आया है, इसीलिए वो दोनों उनके साथ जाने लगते हैं। वो दोनों कफील जूनियर से कंपनी के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वह उसके अरबी भाषा की वजह से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते। कफील जूनियर उन दोनों को एक टेम्पो में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बोला गया था कि उस कंपनी से उन्हें कोई AC बस लेने आएगी। पर अभी नजीम और हकीम इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और सोचने लगते हैं कि उन्हें बहुत जल्दी यहाँ से पैसे कमाकर अपने घर वापस जाना है। थोड़ी देर बाद कफील जूनियर उन्हें लेकर एक रेगिस्तानी इलाके में आ जाता है और वहाँ पर एक और आदमी से मिलता है। वह हकीम को उस आदमी को सौंप देता है। तब नजीम और हकीम को कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन अब तक उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो किसी गलत आदमी के साथ आ गए हैं और यहाँ पर जिसको उन्होंने भेजा था वो भी फर्जी थे और वो कंपनी जिसके चलते वो यहाँ आए हैं वो भी फर्जी है। और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। खैर, यहाँ पर हुआ ये था कि कफील जूनियर ने उन्हें बाकी शेखों को बेच दिया था। वो दोनों उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कफील जूनियर उनकी एक बात नहीं सुनता और हकीम को वहीं छोड़कर नजीम को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद उसने नजीम को भी एक दूसरे आदमी के पास छोड़ दिया। अब नजीम बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके आसपास के लोग उसकी बात ही नहीं समझ रहे थे और जिसके साथ वह आया था वो भी उससे अलग हो चुका था। और यही सब सोचते हुए वह बहुत परेशान हो जाता है और साइड में बैठ जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी ये मूवी समझ में आएगी। पर बाहर का मौसम बहुत ठंडा था, इसी वजह से उसे नींद नहीं आती और वह कफील के पास जाकर सो जाता है। जिसके साथ ही ये सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाते हैं कि पहले नजीम नदी से बालू निकालने का काम किया करता था। तब वहाँ पर उसे अपने ही एक साथी संतोष के साले के बारे में पता चलता है, जो कि सऊदी में ही काम करता था और अभी के समय पे सऊदी का वीजा भी बहुत आसानी से मिल रहा था, जिसके लिए एक डीलर को बस 30,000 रुपए देने होते थे। नजीम के पास उतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि आजकल के समय में लोग बाहर जाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और बाद में उनके घर के हालात अपने आप सुधरने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पे उम्मीद बेची जाती है और अगर अभी वह 30,000 रुपए लगा देता है तो आगे चलकर वह अमीर इंसान बन सकता है। अब यही सब सोचते हुए वह अपनी बीवी साइनो के गहने गिरवी रख कर संतोष के साले की मदद से अपना पासपोर्ट बनवाता है। इस कंपनी की अर्जी लगवाता है कि वो आगे जाकर वहाँ काम करेगा। अब आगे साइनो को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। नजीम और साइनो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साइनो भी यही चाहती थी कि आगे वह अच्छे से अपना काम कर ले।
खैर अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि नजीम का जो मालिक होता है वो उसको लात मार कर उठाता है और उससे बाहर जाके सोने को कहता है। अगले ही दिन जब नजीम की आंख खुलती है तो उसकी मुलाकात एक बहुत ही बूढ़े इंसान से होती है जिसका काम वहाँ पर भेड़ों को चराने का और उसका दूध निकालने का था। उस आदमी को हिंदी आती थी और नजीम उससे टूटी फूटी हिंदी में बोलने का प्रयास करता है। वो बूढ़ा आदमी उसे दूध देकर कफील को देकर आने के लिए कहता है, लेकिन नजीम को समझ में नहीं आता तो वो उसे खुद ही पी लेता है, जिस पर वह बूढ़ा आदमी नजीम को बहुत डांटता है और उसे फिर से कफील को देने के लिए कहता है। नजीम कफील को दूध देकर वापस से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह धोखे से वहाँ फंस गया है, लेकिन कफील उसकी बात नहीं सुनता और अरबी भाषा में उस बूढ़े आदमी के पास जाकर काम सीखने के लिए कहता है, जिसको देखकर नजीम उसे फिर से रोते हुए समझाने की कोशिश करता है, जिसको देखकर कफील जूनियर उसकी बात नहीं सुनता और उसे जाकर काम करने को कहता है। नजीम बहुत ही ज्यादा परेशान था। तब कफील जूनियर उसे मोटी मोटी रोटी बनाकर खाने के लिए देता है। अब सब्जी ना होने के कारण वह रोटी उसे पानी से खाना पड़ता है और ऐसी हालत वह उसके लिए बहुत ही बुरे सपने की तरह थी। वो यहाँ पर आया किसी और चीज के लिए था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ बहुत ही बदतर हो गया। जो जिंदगी वो अपने गांव में बिता रहा था उससे भी गंदी जिंदगी यहाँ पर थी। पर नजीम यहाँ से जाना चाहता था, इसीलिए वो बूढ़े आदमी के पास जाकर उससे रोड के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि रोड यहाँ से बहुत दूर है। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी को ये तक याद नहीं कि उसका नाम क्या है और वो खुद यहाँ पर कितने सालों से फंसा हुआ है। अब ये सब जानकर नजीम की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वह घर पे पैसे नहीं भेज पाएगा और यहाँ पर अजीब तरह से फंस चुका है। रात होने पर नजीम जब सोता है तो कहानी फिर से वापस पास्ट में जाती है, जहाँ पर सऊदी जाने से पहले नजीम और साइनो अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और उसका नाम भी सोच लिया था। इसके बाद वो सीन आता है जहाँ पे नजीम और हकीम साथ ही शहर के लिए निकल रहे थे, जहाँ से वो सऊदी अरेबिया के लिए प्लेन से जा पाए। वहाँ पर वो साइनो और अपनी माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और दोनों लोग साथ निकल जाते हैं सऊदी अरेबिया के लिए। खैर प्रेजेंट टाइम में अगले दिन सुबह जब नजीम की आंख खुलती है तो वह पानी को लेकर फ्रेश हो रहा था, जिस पर कफील जूनियर आकर उसे मारने लगता है और पानी छीन कर ले जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर पानी पैसे से खरीदा करते और पानी वहाँ पर बहुत ही महंगा था। और तब जाकर वो बूढ़ा आदमी नजीम को रेत का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिसको सुनकर नजीम को और बेकार लगता है। तभी वहाँ पर पानी का टैंकर आ जाता है, जिसको देखकर नजीम उसके ड्राइवर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्राइवर भी उसकी हेल्प नहीं करता और इतने में ही कफील जूनियर वहाँ पर आ जाता है और नजीम को मारने लगता है। इस बार वो बंदूक लेकर आया था, लेकिन तभी पानी की टंकी भर जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। अब पानी को देखकर नजीम वापस से अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगता है, यानी अपने गांव के बारे में। तब हम देखते हैं कि नजीम साइनो के साथ गांव के नदी में बहुत ही आराम से नहाता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। जहां गांव के अंदर उसके पास पानी के लिए कोई कमी नहीं थी, वहां इस बीहड़ इलाके में वह बूंद बूंद के लिए मोहताज था। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए, कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। और अगर जाना भी है तो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरा डिटेल्स, पूरी जानकारी लेने के बाद ही जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये लोग रियल कंपनी के अंदर ही आए थे, लेकिन फ्राइडे होने के कारण उस दिन छुट्टी थी, इसीलिए कंपनी वाले दूसरे दिन लेने आते। या तो यहाँ पर पक्का कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसी का फायदा इस शेख ने उठा लिया। उसने देख लिया था कि इन्हें ना ही हिंदी आती है, ना ही इंग्लिश आती है और ना ही अरबी भाषा आती है, तो ये किसी से किसी प्रकार का मदद नहीं मांग पाएंगे, जिसके चलते वो उन लोगों को इनलीगली यहाँ पर ले आया था, बेसिकली अपना नौकर बनाने के लिए। और हम देखते हैं कि अगले दिन ही नजीम को मार कर उठाया जाता है और उसका मालिक उसे बकरी का दूध निकालने के लिए कहता है, लेकिन साथ नजीम को दूध निकालना नहीं आता था, इसलिए बकरी उसे लात मार देती है। तब कफील उसको खुद दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ों को चारा देने के लिए भेज देता है। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीम को रोज दूध निकालना पड़ता है, चारा भी देना पड़ता, क्योंकि उस दिन से वो बूढ़ा आदमी अब कहीं दिखा ही नहीं था। नजीम जब खुद को एक गाड़ी के शीशे में देखता है तब उसे पता चलता है कि उसकी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, साथ ही साथ उसके हालात बहुत ही खराब थे। उसको वहाँ पर आए हुए काफी महीने बीत चुके थे। अब नजीम को ये भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कब आया, कैसे आया और कितने महीने से आया हुआ है। नजीम बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और वह जोर से चिल्लाकर रोने लगता है और अपनी जिंदगी को खत्म करने की सोचने लगता है, जिसके लिए वह एक बहुत ही ऊंचे टीले पर चढ़ जाता है, जहां से कूदकर वह मरना चाहता था। लेकिन अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहां पे गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे थे। नजीम वहां जाकर चेक करता है तो देखता है वहां पर एक लाश है, जो कि ऐसे नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जब नजीम उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है वह उसे बूढ़े इंसान की लाश है, जो उससे पहले यहाँ पर बकरियां चराया करता था। अब या तो उसने शायद खुद को ही खत्म कर लिया क्योंकि वो ये सब सहन नहीं कर पा रहा था, या फिर कफील ने उसे ही खत्म कर
दिया क्योंकि अब वह किसी काम का नहीं बचा था। मेरे ख्याल से नजीम और हकीम को यहाँ पर इसलिए लाया गया था क्योंकि उनके पुराने सर्वेंट्स जो भी थे वो बूढ़े हो चुके होंगे। खैर तभी वह गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं। नजीम वह बूढ़े आदमी को इस तरह से देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो चुका था। वह खुद का फ्यूचर भी उसी बूढ़े आदमी में देख रहा था। वह तुरंत ही वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसको घर की बहुत ही याद आ रही थी तो वह तुरंत उस अचार को निकाल कर सूंघता है जो साइनो ने आते वक्त उसे दिया था। तब वह डिसाइड करता है कि वह किसी भी हालत में अपने बच्चे, बीबी और अपनी माँ के लिए वहां से निकल कर ही रहेगा। इसीलिए अगले दिन नजीम भेड़ को चराने के बहाने थोड़ा दूर निकल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कफील जूनियर की नजर उस पर पड़ जाती है जो कि अपनी ऊंट से उसका पीछा करते हुए चला आता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। अब नजीम बहुत ही ज्यादा डर चुका था, थक चुका था और कमजोर हो चुका था। और जैसे ही नजीम थक कर बैठता है, कफील जूनियर उसके पास आकर उसे बहुत मारता है और उसकी टांग तोड़ देता है और उसे भेड़ बकरियों के साथ बांध देता है। नजीम के साथ बहुत ही जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था और अभी के समय जब उसे प्यास लगती है तो ना चाहते हुए भी उसे जानवरों का झूठा पानी जानवरों की तरह ही पीना पड़ता है, जो कि दिखा रहा था कि वहाँ पर उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ कुछ समय बाद नजीम की दाढ़ी और भी बढ़ गई थी और ऐसा लगता है कि अब उसे वहीं रहने की आदत सी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधकार चाहे कितना भी काला हो, रोशनी की एक किरण ही काफी होती है उसे भेदने के लिए। और नजीब के साथ भी ऐसा ही होता है। एक समय भेड़ चराते हुए बहुत तेज सी बारिश होने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था और नजीब जाके एक पहाड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। बारिश रुकने पे जब वह वापस जा रहा होता है तभी उसे एक धुन सुनाई देती है जो कि उसने पहले सुनी हुई थी। उस धुन का पीछा करने पर उसके सामने हकीम आ गया था जो कि बहुत ही समय बाद मिला था और वो खुद भी एक कफील का गुलाम था और उसकी हालत भी ऐसी ही थी जैसे कि नजीब की थी और बारिश से बचने के लिए वो भी ऐसे ही रुक गया था। उसको देखकर नजीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया था। हकीम और नजीब एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तभी उनका काफिल आकर उन्हें गुस्से में वहां से लेकर चला जाता है। और जाते जाते हकीम ने नजीब को साथ में भागने की सलाह दी थी, मगर नजीब खुद नहीं जानता था कि वहां से भागना कैसे है। खैर अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और नजीम को हकीम की तरफ से एक लेटर मिलता है। उसे पढ़कर वह जान पाता है कि उस दिन जब हकीम और नजीब एक दूसरे से मिले थे तो हकीम के कफील ने उसे बहुत ही ज्यादा मारा। पर अभी के समय में हकीम के पास एक ऐसा इंसान है जो कि वहां से उन्हें बाहर निकाल सकता है क्योंकि वह खुद इस जगह पर काफी समय से काम कर रहा था और उसको रोड पर जाने का रास्ता मालूम था। ये जानने के बाद नजीम हकीम से मिलने जाता है जहाँ पर हकीम इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को लेकर आया था जो कि एक अफ्रीकन आदमी था और वो भी गुलामों की तरह रहकर परेशान हो चुका था। तब उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि कुछ ही दिनों में कफील के बेटे की शादी होने वाली है जिसके अंदर सभी लोग जाने वाले हैं और उस दिन बस वहाँ पर गुलाम रह जाएंगे। और उसी दिन इब्राहिम हकीम और नजीब को अपने साथ लेकर भागने वाला था और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस दिन कफील के बेटे की शादी होती है उस दिन गुलामों को छोड़कर बाकी सभी लोग दावत पर चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद नजीब सबसे पहले बहुत सारे पानी से नहाता है और नहाने के बाद वह काफी खुश था क्योंकि वह जब से यहाँ आया था बिल्कुल ना के बराबर ही नहाया था। अब नजीब की बॉडी देखकर हम जान पाते हैं कि वह बहुत ही दुबला पतला हो चुका था और उसकी हालत बहुत ही बुरी थी क्योंकि वहाँ पर उसे उतना ही खाना दिया जाता था जितने में वो जिंदा रह सके, यानी कि ये लोग बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद नजीम वापस से उसी शर्ट को पहनता है जिसको पहनकर वो यहाँ पर आया था और अपनी पैंट पहनने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ढीली हो चुकी थी तो बेल्ट की जगह पर रस्सी से अपने पैंट को बांधता है और सभी भेड़ों को खाना देकर हकीम और इब्राहिम के साथ निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत खुश थे और तीनों रात तक चलते रहते हैं, पर चलते हुए अब तीनों को बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। तब किस्मत से उन्हें एक कफील का टेंट दिखाई देता है जिसको देखकर इब्राहिम वहां से पानी चुराने लगता है। तभी उस कफील की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उस पर फायर करने लगता है पर जैसे तैसे इब्राहिम हकीम और नजीम के साथ अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। वो तीनों एक जगह पर सो जाते हैं लेकिन जब अगले दिन उनकी आंख खुलती है तो उन्हें वापस चलना पड़ता है। वो रोड के पास नहीं आए थे और अब और ज्यादा चलने पर उन्हें समझ में आता है कि कल रात को जल्दीबाजी में भागने के चक्कर में वो अपना रास्ता ही भटक गए थे और अब इब्राहिम को भी समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है।
दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान दिखाई दे रहा था, मानो लग रहा हो निकलने का और कोई रास्ता न बचा हो। हकीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। हकीम को अपने सामने बहुत ही ज्यादा पानी और एक ऊंट दिखाई देता है, जिसको देखकर वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ने लगता है, पर वहाँ पर मरे हुए ऊंट का कंकाल था। जो अभी हकीम को दिखाई दिया था वो असल में मिराज कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान में भटके हुए लोगों को दिखाई देता है। असल में इंसान जब बहुत ज्यादा थक जाता है तो मेंटली वो उन चीजों को इमेजिनेशन करने लगता है जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आगे चलते हुए वे लोग तीनों भगवान को याद कर रहे थे तो ढेर सारे सहारन होर्न्ड वाइपर्स निकलते हैं, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। इब्राहिम और हकीम तो जैसे तैसे वहां पर निकल गए थे, पर नजीब वहां पर फंस गया था। इब्राहिम उसे ठीक से एक ही जगह पर खड़े रहने की सलाह देता है। नजीम कोशिश तो कर रहा था पर वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन किस्मत से वो सभी बच जाते हैं और सारे वाइपर्स वहां से चले जाते हैं। अब इन तीनों को चलते हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। चलते हुए नजीम के पैरों में बहुत ही भयानक छाले पड़ जाते हैं और वह चल भी नहीं पाता। तब इब्राहिम अपने जैकेट को फाड़कर उसके दोनों पैरों में बांध देता है और वो सभी फिर से चलने लगते हैं। तब हकीम को अपनी वही जिंदगी अच्छी लगने लगती है जिसको छोड़कर वो वापस अपने घर जाने के लिए निकला था। मतलब अब उसकी उम्मीद इस कदर टूट चुकी थी कि अब हकीम को वही जिंदगी अच्छी लग रही थी, वो जानवरों वाली जिंदगी। फिर ये तीनों आगे बढ़ चलते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद हकीम को फिर से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और खाने दिखाई दे रहे थे। वह जोर से उस खाने पर टूट पड़ता है और कुछ देर बाद हमें दिखाई देता है कि वह खाने की बजाय रेत को खा रहा होता है। और जब इब्राहिम और नजीम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तब हकीम नजीम को मारने तक की कोशिश करता है। यानी कि देख रहे हैं मेंटल स्टेट कितनी ज्यादा गिर जाती है। हकीम बहुत ज्यादा ही बीमार हो चुका था और अचानक से ही रेत खाने की वजह से उसे खून की उल्टी होती है और हकीम की मौत मौके पर ही हो जाती है, जिसको देखकर अब नजीम की हालत और भी बुरी हो चुकी थी और साथ ही साथ वह भी हिम्मत हार चुका था। तभी इब्राहिम उसे संभालता है और तभी वहाँ पे अचानक से रेत का तूफान आ जाता है जिसमें दोनों फंस जाते हैं। वो दोनों बच तो गए थे इस तूफान से, लेकिन हकीम की बॉडी इसी रेत में कहीं दबकर रह गई थी और ना चाहते हुए भी अब नजीम को उसकी बॉडी को छोड़कर आगे जाना पड़ता है। और अब चलते चलते इब्राहिम की हालत भी खराब हो गई थी और साथ ही साथ नजीम के छाले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अब उससे और चला नहीं जा रहा। इब्राहिम अपने पैरों की चिंता ना करते हुए उसे अपने जूते पहनने को देता है और तभी अचानक से इब्राहिम को एक वहाँ पर छिपकली दिखाई देती है, जिसको देखकर वह समझ गया था कि आसपास कहीं पर पानी जरूर होगा। और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर नजीम और इब्राहिम को वहाँ पर पानी मिल जाता है, जिसको देखकर वो दोनों ही उसकी तरफ भागते हैं। और ये कोई मिराज नहीं था, ये सच्चाई थी। और आज इतने समय बाद वो दोनों जी भर के पानी पीते हैं। वो दोनों पानी ऐसे पी रहे थे जैसे कि अमृत हो। और साथ ही साथ इब्राहिम पानी को बोतल में भी भर लेता है और थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों वापस चल पड़ते हैं। लेकिन अब और ज्यादा आगे जाने पर उन्हें यही दिखाई देता है कि आसपास कोई भी रोड का नामो निशान नहीं है, जिसको देखकर अब इब्राहिम की भी हिम्मत टूट जाती है। और अगले दिन जब नजीम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि इब्राहिम कहीं आसपास नहीं है, वो उसे छोड़कर कहीं चला गया था। पर जाने से पहले उसने नजीब के लिए वो पानी की बोतल छोड़ दी थी जिसको उन्होंने तालाब से भरा था। इब्राहिम शायद ही जिंदा बचा हुआ हो। नजीब भी अब अकेले इस बीहड़ में फंसा हुआ था, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका था। पर तभी वह अपनी जान बचाने के लिए किसी मुसाफिर की तरह आगे बढ़ने लगता है। उसे चलते हुए काफी समय बीत गया था, साथ ही साथ उसके पास जो पानी था अब वो भी खत्म हो जाता है। वो उस पानी की आखिरी घूंट को ऐसे पीता है जैसे जिंदगी में उसे आखिरी बार पानी पीने को मिल रहा हो, जिसको पीने के बाद वह वापस जैसे तैसे खड़ा होता है और आगे चलने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था और वह गिर जाता है। उसके हाथ से अब पानी की बोतल गिरकर लुढ़कती हुई अचानक से कुछ ऐसी आवाज करती है जैसे वो किसी सख्त रोड पर गिरी हो। जी हाँ, जिसको देखकर नजीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाती है और वह दौड़कर फाइनली उस रोड पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी जान बच सकती थी। वो वहाँ पर एक ट्रक वाले से मदद मांगने की कोशिश करता है पर वो उसकी हेल्प नहीं करता। पर तभी वहाँ पर एक बहुत महंगी गाड़ी आती है, रोल्स रॉयस। उसमें से एक शेख निकलता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे पानी पीने को देता है, उससे अच्छे से बात करता है और उसे अपने साथ शहर की तरफ ले जाता है। नजीब वहाँ से निकलकर बहुत ही खुश था। उसने ऐसा सोच लिया था कि वो वहाँ से कभी जिंदगी में नहीं निकल पाएगा। उसने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, पर अब वह फाइनली शहर में आ गया था और वह आकर आसपास भटकने लगता है। तब वहाँ पर किस्मत से उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो कि खुद एक मलयाली था और सऊदी में अपना होटल चला रहा था। उसकी हालत देखने के बाद वह नजीब की तुरंत मदद करता है और उसको नहलाने धुलाने के बाद उसके घर वालों का पता करके नजीम की बात उससे करवाता है। शॉकिंगली नजीम को यहाँ आए हुए 4 साल हो चुके थे। जी हाँ, 4 साल बाद वह अपने परिवार से बात कर रहा था। बात करते हुए नजीब की आंखों में आंसू आ गए थे।
तब उसे पता चलता है कि उसे एक बेटा हुआ था, जिसको साइनो नजीब की याद में आज अकेले पाल रही है। नजीब ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह अपनी बीबी से बात कर पाएगा और अपने बच्चे के बारे में जान पाएगा। खैर, ये सब बातें जानने के बाद नजीब डिसाइड करता है कि वह वापस अपने घर जाएगा, लेकिन अभी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तो उसे उसके जैसे ही लोगों के साथ जेल में रख दिया जाता है, जो कि अपने कफील के पास से भागकर आया करते थे। बेस सी बात है कि उसका पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स उस कफील ने ले लिए थे। नजीम वहाँ पे पुलिस स्टेशन में इब्राहिम की फोटो भी देखता है, लेकिन उसके पास उसके बारे में सिवाय उसके नाम के और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। खैर, अब कुछ ही समय बाद उस जेल के अंदर कुछ काफिलों को बुलाया जाता है। वहाँ का ये रूल था कि काफिल अगर अपने गुलाम को पहचान ले तो वो उसे वापस लेके जा सकते हैं, और अगर किसी कफील ने अपने गुलाम को पहचान लिया तो वो उस गुलाम को उसी जेल में बहुत मारा भी करते थे, और बाद में वो उन्हें अपने साथ बेइज्जत करते हुए जानवरों की तरह ले जाया करते। नजीब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, पर उसका डर अचानक ही बुरे सपने की तरह बनकर उसके सामने आता है। वही कफील जूनियर उसके सामने आ जाता है जो उसे लेकर गया हुआ था। कफील जूनियर उसे पहचान लेता है और उसे बहुत मारता है। तभी नजीब को होश आता है, लेकिन वह देखता है कि वहाँ कफील जूनियर है तो सही, पर वह आगे निकल गया था। तभी अचानक से कफील जूनियर वापस आता है, और तब हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि सबसे पहली बार यानी आज से 4 साल पहले जब कफील जूनियर नजीब और हकीब को अपने साथ ले गया था तो वो उनके साथ धोखा करके ले गया था। वो तो यहाँ पर लीगली उस कंपनी में काम करने आए थे। उनकी कंपनी वाले भी उन्हें अगले दिन लेने आए होंगे, लेकिन तब तक वो कफील जूनियर के साथ जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत था। उनको कुछ भी पता नहीं था, और इस कफील जूनियर को इस काम के बारे में पता था कि वह गलती कर रहा है, पर वह गुलामों का दलाल था, इसलिए उसने ऐसा करा। पर वह नजीब को वह धोखा देकर ले गया, इसलिए ऑफिशियली ये रूल नजीब पर लागू नहीं होते थे। इसलिए कफील जूनियर का अब उस पर कोई हक था ही नहीं, इसलिए वह नजीब को वहाँ से लेकर नहीं जा सकता था। और ये सब बताने के बाद कफील जूनियर वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाता है। यानी कि देख रहे हैं, ये लोग बिना किसी गलती के, बिना किसी सजा के 4 साल तक इन लोगों के गुलाम बने हुए थे, और बेचारा हकीम तो बेकार में ही मारा गया। और बात रही इब्राहिम की, तो मुझे लगता है वो लीगली गुलाम था, लेकिन वो भी वहाँ से भागना चाहता होगा। इसके बाद में नजीम रोने लगता है, और 3 महीने तक नजीम को जेल में रखा जाता है, और बाद में उसे उन लोगों के साथ वापस भेज दिया जाता है जो लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के सऊदी में आ गए थे। तो उन सभी लोगों के साथ नजीब को भी वापस इंडिया भेज दिया जाता है, और ये कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी से हमें 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, आपके पास जितना है उसी में खुश रहिए और उसी को आगे बढ़ाइए, और दूसरा, बिना किसी नॉलेज के किसी अनजान जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द गोट लाइफ की कहानी, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है और नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और काफी ट्रेंड में भी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, और तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस कहानी को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।